Hello student, myself Durgesh Singh. Today I am going to discuss the physical chemistry portion of CPT 1. ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 26. ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है 26. पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अ कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प यानी कि CFL, जो आपका CFL जलता है ना, वॉज फिल्ड विथ लो प्रेशर मिक्सचर ऑफ आर्गन गैस, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मर्करी वेपर एंड द वॉल्यूम ऑफ आर्गन गैस दिया हुआ है. वॉल्यूम ऑफ आर्गन दिया हुआ है हमको 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm. इनडायरेक्टली आपको क्या बोला गया है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm, यानी कि आप अगर ध्यान से देखोगे तो इसका मतलब होता है STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और स्टैंडर्ड प्रेशर 1 atm होता है. ठीक है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 112 मिलीलीटर. ठीक है ना, बहुत सिंपल है. नंबर ऑफ एटम्स बताना है आर्गन का, यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लीजिए. तो 112 इंटू 10 टू द पावर -3 लीटर हो जाएगा. ठीक है, अपॉन 22.4 लीटर से डिवाइड कर दीजिए. ठीक है ना, तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा. ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल आएगा. ठीक है, और नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स 5 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 23. तो ये हो जाएगा आपका 30, ये हो जाएगा आपका 20. तो 3 इंटू 10 टू द पावर 21 है ना, अप्रॉक्सीमेट 6.023 को 6 ले लिया हमने, तो वहां से हम लोग बता सकते हैं, यानी कि और ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, चलिए जी, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 27. क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला जा रहा है, 0.05 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन मोल्स ऑफ x, मोल्स ऑफ x की वैल्यू हमको पता करना होगा. आई थिंक CA3PO4 होल ट्वाइस द वैल्यू ऑफ x. ठीक है, आप ध्यान से देखिए तो CA3PO4 होल ट्वाइस को अगर हम लोग डिसोसिएट करेंगे, मतलब एटम वाइज डिसोसिएट करेंगे, वैसे नहीं, एटम वाइज इसको नंबर ऑफ मोल समझने के लिए, तो 3 कैल्शियम होगा, 3 मोल कैल्शियम इसके 1 मोल में, और 2 मोल फास्फोरस होगा, और 2 4 8 मोल. ठीक है, ऑक्सीजन होगा. ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया है, 0. इसका दिया हुआ है नंबर ऑफ मोल्स 0.05 मोल ऑक्सीजन. ठीक है, इतना मोल ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो बस इसका मोल्स x दिया है, तो जिसका मोल्स निकालना है उसका कोफिशिएंट 1 ऊपर में, जिससे निकालना है उसका कोफिशिएंट नीचे में, इनटू गिवन नंबर ऑफ मोल्स. ये हमारा इस तरीके से कर सकते हैं, 1/8 इंटू 1 इसको 20 लिख सकते हो, इसको 1/60 लिख सकते हैं. ठीक है, सॉरी 1/160 लिख सकते हैं. ठीक है, इतना मोल हो जाएगा. अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, तो इसको हम लोग 1000 इंटू 10 टू द पावर -3 लिख सकते हैं अपॉन 160. ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा. ये आई थिंक आपका 6 पॉइंट समथिंग आएगा इंटू 10 टू द पावर -3 मोल. ठीक है, तो समथिंग व्हाट इज समथिंग 6.25 आएगा. ठीक है, तो अब देख लीजिए, सी ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28. क्या बोला जा रहा है, 4.2 ग्राम ऑफ मेटालिक कार्बोनेट वॉज ट्रीटेड विथ एक्सेस ऑफ CaCl एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व. ठीक है, वॉज फाउंड टू मेजर 112 मिलीलीटर at 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 760 mm of Hg pressure. What is the equivalent weight of metal? अब देखिए, जैसे कोई भी मेटल है, इसका रिएक्शन अगर हम लोग O2 के साथ करा देते हैं तो ये बन जाता है मेटल ऑक्साइड. आई एम सॉरी, इसमें हमको दिया हुआ है HCl के साथ. ठीक है, तो ये मेटल कार्बोनेट है. ठीक है, प्लस HCl, ये मेटल का कार्बोनेट के साथ मान लेते हैं मेटल क्लोराइड बनेगा. ठीक है, प्लस H2O बनेगा और CO2 बनेगा. ठीक है, अभी मैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख रहा हूं, क्योंकि हमको तो ये नहीं पता है ना कि कौन सा मेटल है, तो हमको क्वेश्चन को इक्विवेलेंट वाले कॉन्सेप्ट से करना है. तो इसमें नो नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, बहुत सिंपल तरीके से हम लोग इसको सोचेंगे. हमको CO2 के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. CO2 के बारे में इंफॉर्मेशन क्या दिया है भाई, इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 760 mm ऑफ Hg का मतलब आपको इनडायरेक्टली क्या दिया हुआ है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर, 760 mm ऑफ Hg का मतलब होता है स्टैंडर्ड प्रेशर. अब उसको हम लोग देखेंगे तो STP लिखा हुआ है, STP पर नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, 1120 अपॉन इंटू 10 टू द पावर -3 कर लीजिए, अपॉन 22.4 कर लीजिए. ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 यानी कि 50 इंटू 10 टू द पावर -3 यानी कि 5 इंटू 10 टू द पावर -2. इतना मोल्स तो हमारा CO2 का हो जाएगा. ठीक है,
अब हमसे इंफॉर्मेशन क्या पूछा है, मेटल कार्बोनेट है ना, तो इतना तो पता होगा कि एक मेटल होगा और एक इसमें CO3 होगा। इसमें हम लोगों को मेटल का फॉर्मूला क्या होगा, इसमें इसका चार्ज क्या होगा, हमको ये तो नहीं पता है ना। जैसे मान लो M2CO3 भी हो सकता है या MCO3 भी हो सकता है, ये पता बिल्कुल नहीं है। तो हम करेंगे क्या, अगर इसका इक्विवेलेंट निकालना है तो इक्विवेलेंट ऑफ मेटल कार्बोनेट, ठीक है ना, तो इसका अगर हमको इक्विवेलेंट निकालना है तो E ऑफ मेटल प्लस E ऑफ कार्बोनेट आयन, ऐसे हम लोग बाइनरी कंपाउंड के लिए लगा सकते हैं। ये हमारा इक्विवेलेंट का रूल हो गया। हमको ये तो फाइंड करना है। अब ध्यान दीजिएगा, EM प्लस E कार्बोनेट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, E कार्बोनेट कितना है, यानी कि इसका जो आयनिक मास है वो हो जाएगा आपका 60 और इसका जो चार्ज है वो हो जाएगा 2, ठीक है। ये तो हमको पता कर सकते हैं, ये हो जाएगा 30, ठीक है। तो E ऑफ मेटल कार्बोनेट जो है वो हमारा हो जाएगा E ऑफ मेटल प्लस 30, ठीक है। अब हम ये काम करेंगे, इस जब कोई भी रिएक्शन कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से इसका इक्विवेलेंट और सभी कंपोनेंट का इक्विवेलेंट है ना, इसका जितने भी कंपोनेंट हैं रिएक्शन में, चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, सबका क्या होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ, हमको इंफॉर्मेशन दिया है CO2 के बारे में, तो CO2 और मेटल कार्बोनेट का बराबर कर देते हैं, वहां से हम निकाल सकते हैं E ऑफ मेटल, वही हमारा क्वेश्चन पूछा है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल कार्बोनेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ CO2, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अगर हम लोग इक्वल करेंगे तो एक फॉर्मूला ये हो गया, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। CO2 का वैलेंसी फैक्टर अगर हम लोग निकालेंगे तो वो आता है 2, ठीक है। अब ये थोड़ा सा प्रीवियस इंफॉर्मेशन है, आपको पता होना चाहिए, 4.2 अपॉन E मेटल प्लस 30, ठीक है। इसका नंबर ऑफ मोल्स अभी हमने निकाला है, इसको 1/20 लिख सकते हैं, ठीक है, इनटू वैलेंसी फैक्टर कितना होता है 2, तो ये हो जाएगा हमारा 10, ठीक है। तो E मेटल क्या हो जाएगा, ठीक है, E मेटल प्लस 30 इज इक्वल टू 42, तो E मेटल जो होगा 42 माइनस 30 दैट इज 12, ठीक है। तो मेटल का कौन सा हो जाएगा हमारा, D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला जा रहा है, अ मेटल इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन, ठीक है, एंड ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशंस आर वेट, इट इज फाउंड दैट weight seems to have increased in 24%, मास इसका बढ़ गया, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। अब वही चीज इसी तरीके का क्वेश्चन आ गया फिर से, पिछला क्वेश्चन हमने जैसे किया था, जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर मेटल का रिएक्शन हमने करा दिया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो ये बन जाएगा मेटल ऑक्साइड, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मेटल का कह रहा है कि वेट जो है मान लेते हैं W है, ठीक है। अब ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, आई बात में। तो यहाँ पर इसका कह रहा है कि जब ये मेटल ऑक्साइड बन गया तो इसका जो वेट है ना, इट इज फाउंड दैट वेट सीम्स टू बी हैव इंक्रीज्ड इन 24%, यानी कि मेटल ऑक्साइड का जो है वेट कितना हो गया, इसका वेट का 24% बढ़ गया, ठीक है, इसके वेट के हिसाब से। तो अब इसका वेट कितना होगा, इसका वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड MO लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में, इसको मैं लिख रहा हूं MO, मेटल ऑक्साइड का वेट W प्लस 0.24 W, यानी कि इंक्रीज्ड 24 वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, तो W कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1.24 W, ठीक है। ये हो गया हमारा मेटल ऑक्साइड का मास। अब हम लोग ये कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड, ठीक है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा देंगे किसी भी रिएक्शंस के लिए, तो ये हो जाएगा हमारा वेट W अपॉन इक्विवेलेंट को हम लोग E मान लेते हैं, और इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड यानी कि 1.24 W अपॉन इसका अगर हम लोगों को लिखना पड़ेगा तो किसी भी मेटल है और ऑक्सीजन है, ठीक है ना, तो मेटल और ऑक्सीजन का अगर हमको लिखना है तो हम इस तरीके से लिखेंगे, इसका E मेटल प्लस ऑक्सीजन का होता है 8, ठीक है, ऑक्सीजन का हमको याद होना चाहिए, ऑक्सीजन का कितना होता है 8, तो यहाँ पे E मेटल प्लस 8 लिख देंगे, W से W कैंसिल हो जाएगा, तो EM, ठीक है, EM प्लस 8 इज इक्वल टू 1.24 EM, तो ये हो जाएगा 0.24 EM इज इक्वल टू 8, तो EM क्या हो जाएगा भाई 8 अपॉन 0.24, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, इसको हम लोग इंटू 10 टू द पावर 2 कर लेते हैं,
इंटू 10⁻² कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो जाएगा 24, तो 8/24 इंटू 100, ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 33.33, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्या बोला यार, न्यूट्रल और फ्रेंडली अल्कलाइन सोल्यूशन 8 मोल ऑफ परमैंगनेट एनायन क्वांटिटेटिवली रिड्यूसेस x मोल ऑफ थायोसल्फेट, यानी कि MnO4- जो है ये किस में कन्वर्ट होगा, हमारा MnO2 में। ये हमको याद रखना पड़ेगा। यहाँ +7 है, यहाँ पे +4 होगा। इसका वैलेंसी फैक्टर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 3, ठीक है। अब ये थायोसल्फेट आयन जो है, थायोसल्फेट आयन अपने आप को रिड्यूस कर रहा है, यानी कि ये इसको रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे S में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। S का ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर, सल्फर में सीधा सीधा यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +2, ठीक है। तो +2 होगा, तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 इंटू चेंज 2 4 हो जाएगा, वैलेंसी फैक्टर 4 हो जाएगा। अब हम लोग इसका रिएक्शन कराएंगे, तो इक्विवेलेंट ऑफ MnO4- इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ H2O3, यानी कि थायोसल्फेट आयन, ठीक है। अब हम लोग इस तरीके से कराएंगे, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, इनटू वैलेंसी फैक्टर कितना है भाई 3, इसका नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। इसका नंबर ऑफ मोल्स तो क्वेश्चन में दिया ही है, ठीक है। कितना हो गया हमारा 8, और इसका नंबर ऑफ मोल्स थायोसल्फेट का यानी कितना बोला गया है x, यही हमको निकालना है। और इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया 4, तो 4 2 जा 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6, यानी 6 इज अवर सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन विल हैव pH क्लोज टू 1 at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए हमको थोड़ा ऑप्शन से चलना पड़ेगा। अगर हमसे pH बोला जा रहा है कि क्लोज टू 1, यानी कि pH 1 अगर होगा तो H+ कंसंट्रेशन कितना होगा भाई 10⁻⁻1, ठीक है। अच्छा, अब pH 1 होगा तो सोल्यूशन का नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा। और अगर सोल्यूशन का नेचर एसिडिक होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि सोल्यूशन में एसिड का मिलीमोल्स ज्यादा होगा और बेस का मिलीमोल्स कम होगा, है ना। सबसे पहले तो हमको ये सोचना है। तो पहले हम ऑप्शन से देख के अगर देखेंगे तो थोड़ा सा हमारा टाइम कम लगेगा, सबको सॉल्व करने से बेटर होगा। तो 100 मिलीमोल्स इसका हम लोग एसिड का देखेंगे, तो HCl का अगर देखेंगे हम लोग निकालते हैं N1V1 से, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो यहाँ से एसिड का अगर मिलीमोल्स निकालेंगे तो एसिड का कितना हो जाएगा, फर्स्ट में 100 इंटू 1/10, यानी कि ये हो जाएगा 10। और बेस का निकालेंगे तो कितना होगा, बेस का हो जाएगा 100 इंटू 1/10, ये भी हमारा 10 ही आएगा, ठीक है। तो ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि दोनों का अगर मिलीमोल्स बराबर हो गया तब तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। बी क्या बोला जा रहा है, तो न्यूट्रल होगा नहीं, ठीक है। 55, ठीक है, इंटू यहाँ पे अगर हम लोग HCl का अगर निकालें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl क्या हो जाएगा 55 इंटू 1/10, दैट इज 5.5। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH या मिलीमोल्स ऑफ NaOH कितना हो जाएगा 45 इंटू 1/10, ये हो जाएगा 4.5। तो ऑब्वियसली ये ज्यादा है थोड़ा सा, है ना। तो अगर हम लोग इसमें चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं कि H+ कंसंट्रेशन कितना आएगा नेट 5.5, ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे, 5.5 माइनस 4.5 अपॉन टोटल वॉल्यूम, तो हमको सोल्यूशन के अंदर ही जाएगा। तो 55 प्लस 45 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/100, 10⁻⁻2 जी नहीं, हमको तो 10⁻⁻1 चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। सी देख लेते हैं एक बार। सी बोला जा रहा है 100 ml 10 mCl 10 ml 1/10, ठीक है। तो HCl का कितना होगा NaCl अगर लिखेंगे तो 1/10 इंटू 10, ये हो जाएगा 1। और NaOH अगर हम लोग देखेंगे तो 90 इंटू 1/10, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें बेस का अमाउंट ज़्यादा है और एसिड का अमाउंट कम है, तो सोल्यूशन का नेचर बेसिक होगा। हमको तो सोल्यूशन का नेचर एसिडिक ही करना है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए। यानी कि अब डी ऑप्शन एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो डी ऑप्शन देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे नेट H+ अगर हमको निकालना होगा, डायरेक्ट हम लोग निकालते हैं 75 इंटू 1/5, ये हो गया नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ HCl माइनस
ऑब्वियसली माइनस ही करना पड़ेगा 25 इंटू 1/5, क्योंकि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे। टोटल वॉल्यूम 75 प्लस 25 नीचे रख देंगे, ये हो जाएगा आपका 15, ये हो जाएगा आपका 5, माइनस करोगे तो हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 1/10, ये हो जाएगा 10 के पावर -1, ये हो जाएगा pH 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डी ऑप्शन का सही कर देंगे। ठीक है, तो मतलब ये यहीं से हम लोग चेक कर सकते हैं, पहला ऑप्शन में दोनों का इक्वल है, दूसरा ऑप्शन में एसिड ज्यादा है, बट हम लोग निकाल के एक बार चेक कर लिए। तो अल्टीमेटली हमको यहाँ पर बस मल्टीप्लाई करके ये चेक करना था, और बाकी हमको ज्यादा उसमें कैलकुलेशन में फंसना नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर हमको 50-50 कर लेंगे तो 2 ही ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस इज 10 टू द पावर 9। ठीक है, आपको थोड़ा सा घुमाया है। अगर आपको हाइड्रोलाइसिस कराना है तो आपको चाहिए सॉल्ट। ठीक है, वीक एसिड जो है हमारा HX है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस मान लेते हैं, आपको कुछ भी लेना पड़ेगा ना, NaOH ले लो। ठीक है, तो इसका रिएक्शन कराओगे तो ये हमारा बन जाएगा सॉल्ट NaX प्लस H2O। अब इसमें कह रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसका K इक्विलिब्रियम 10 टू द पावर 9 है। ठीक है, अब जरा इसको उल्टा कर दो, उल्टा करोगे तो क्या होगा भाई, NaX प्लस H2O इज इक्वल टू HX प्लस, उल्टा करोगे तो ये रिएक्शन स्लो हो जाएगा, और स्लो हो जाएगा तो रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगा, HX प्लस NaOH। ठीक है, तो ऐसा है कि Na प्लस X माइनस HX, तो ये वीक एसिड है, Na प्लस OH माइनस, तो ये Na प्लस उड़ जाएगा, तो मिलेगा क्या, X माइनस प्लस H2O रिवर्सिबल, HX प्लस OH माइनस। तो अगर हम लोग इसको इस तरीके से देखेंगे, हमसे डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस पूछा है। ठीक है ना, तो H का सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे √KH/C। लेकिन KH, अच्छा आप ध्यान से देखिए, ये हम लोग इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल सकते हैं, ये हमारा एक तरीके का न्यूट्रलाइजेशन कांस्टेंट भी हो सकता है, और न्यूट्रलाइजेशन का उल्टा करेंगे तो हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस है। तो KH क्या हो जाएगा, 1/10 के पावर 9। ठीक है, तो 1/10 के पावर 9 क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -9। ठीक है, तो सीधा सीधा हमारा क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -9 अपॉन कंसंट्रेशन क्वेश्चन में HX इसका दिया हुआ है, 10 टू द पावर इसका दिया हुआ है, कितना होगा 10 के पावर -1, तो 10 टू द पावर -8। ठीक है, 10 टू द पावर -4, लेकिन हमको परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज कितना होगा, 10 पावर -4 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -2%, 0.01%। ठीक है, ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, pH वैल्यू ऑफ 1m सोल्यूशन ऑफ, इसमें 4 अलग अलग टाइप का सोल्यूशन दिया है। ठीक है, इन चारों अलग, जैसे पहला दिया हुआ है CH3COONA। ठीक है, ये हमारा सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का फॉर्मूला लगाएंगे, तो pH क्या हो जाएगा, PK सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा हमारा, ये सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, तो 7 + 1/2 pKa प्लस log C। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो 7 + 1/2 pKa कितना हो जाएगा, pKa दिया हुआ है क्वेश्चन में ऑब्वियसली 4.74। ठीक है, आप ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगा लो, इतना ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करना है आपको शॉर्टकट तरीका लगाना है। ठीक है, यहाँ पर 7 प्लस समथिंग होगा। ठीक है, आप ऐसे समझिए। सेकेंड पार्ट का अगर हम लोग करेंगे तो CH3COOH का अगर हम लोग pH निकालेंगे तो ऑब्वियसली ये pH जो होगा वो <7 आएगा। ठीक है, ये 7 प्लस आएगा, ये 7 माइनस आएगा, और CH3COONH4 का अगर हम लोग लगाएंगे तो इसका pH का फॉर्मूला, ये सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, वीक एसिड वीक बेस हो जाएगा, वीक एसिड वीक बेस हो जाएगा, तो इसका pH क्या हो जाएगा, 7 + 1/2 pKa माइनस pKb। ठीक है, तो pKa माइनस pKb, क्वेश्चन में हमको pKa भी दिया हुआ है, pKb भी दिया हुआ है, और इत्तेफाक की बात है कि दोनों सेम दिया है, इसका मतलब ये खत्म, यानी कि इसका pH 7 आ जाएगा। और फोर्थ वाला पार्ट क्या है, NaOH, तो NaOH का pH जो होगा वो 7 से ज्यादा आएगा। ठीक है, >7 आएगा, तो >7 आएगा, और कितना आएगा, यहाँ से हमको अगर इसका कंसंट्रेशन 1m लें तो OH माइनस कंसंट्रेशन 1 होगा। ठीक है, तो POH क्या होगा भाई, POH हो जाएगा 0, POH 0 हो जाएगा तो pH कितना हो जाएगा 14, मतलब सबसे ज्यादा फोर्थ वाले का हो जाएगा। तो हमारा सबसे ज्यादा फोर्थ, फिर उसके बाद
4 से ज्यादा 1 का होगा, है ना, 4 से कम 1 का होगा, फिर उसके बाद लेस देन 7 तो बाद में आएगा, पहले 7 आएगा, फिर 3 आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद 2 आएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 4 1 3 2, 4 1 3 2, यानी कि बी ऑप्शन इज आवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। 34 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि कंसीडर द सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर द एलिमेंट ए, I1 I2 I3 I4 I5, इतना सारा I1 I दे दिया इसका, ठीक है जी। तो अब आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना है कि इसका I1 दिया हुआ है कितना 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, I2 दिया हुआ है कितना 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, I3 दिया हुआ है कितना 181 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, I4 दिया है कितना 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना ज्यादा दे दिया। I5 दिया हुआ है 2200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना है, यहां से निकालेंगे तो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने में थोड़ा सा बढ़ता है, ठीक है, अच्छी बात है। यहां से थोड़ा और बढ़ेगा, ठीक है, यहां से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, वेरी हाई गैप ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो जब ऐसा होता है इसका मतलब कि वो नोबल गैस बन चुका है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद नोबल गैस बना है, यानी कि आप चौथा निकालने जाओगे तो उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी लगेगी, बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी लगेगी, इसका मतलब कि वो नोबल गैस है, यानी कि उसके पास 3 आउटर मोशन में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये हम सोच रहे हैं, ठीक है। अब 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद नोबल गैस बनेगा। अब हमको ऑप्शन सोचना है, पहला पार्ट इसमें बोला गया है कि ए मे बी मेटल, तो 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में रखने वाले कौन से ग्रुप के एलिमेंट होंगे, वो होंगे सीधा सीधा भैया ग्रुप 13। ग्रुप 13 में क्या क्या हो सकते हैं, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ठीक है, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, ठीक है, जानते हैं। ए मेटल क्या होगा, ए मेटल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है साहब, ए मेटल हो सकता है, यानी पहला सही है, ठीक है। एल्युमिनियम मेटल है, अच्छी बात है, ठीक है। सेकंड क्या है, एलिमेंट ए में भी ट्राईवैलेंट, हाँ जी, इसका ट्राईवैलेंट, क्योंकि एल्युमिनियम Al+3 होता है, ट्राईवैलेंट होता है, और इन सब में वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। अच्छा जी, ये भी सही है, ठीक है। थर्ड क्या बोला गया है, थर्ड बोला गया है ऑक्साइड ऑफ मेटल, ठीक है, अगर इसी की बात करें तो Al2O3, ठीक है, एल्युमिनियम हो गया, बोरॉन हो गया, ठीक है, इनका जो ऑक्साइड होते हैं ये बनाते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यानी कि थर्ड भी सही हो गया, ठीक है। और ए में भी नॉन मेटल, अच्छा ये तो मेटल होता है, ये होता है ये होता है टिपिकल नॉन मेटल, और ये होता है मेटल, तो इसमें तो वेरिएशन आता ही है ना। तो हमको पूछ रहा है मे भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, यानी कि बोरॉन की कहानी भी वही होगी। तो 1 2 3 4 चारों पार्ट सही है, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए सही होगा, ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। 35, ठीक है, 35 देखिए, 35 क्या बोला जा रहा है कि देयर आर 3 एलिमेंट, ये थोड़ा सा घुमाया है आपको, घूमिएगा मत आप, ए बी सी, देयर एटॉमिक नंबर्स आर Z1 Z2 Z3, ठीक है ना। ए एलिमेंट है, बी एलिमेंट है और सी एलिमेंट है, इनके एटॉमिक नंबर Z1 है, इनका Z2 है, इसका Z3 है, ठीक है, इसका क्या है Z3 है। अब आपसे क्या पूछा है, कुछ कंडीशंस दिया हुआ है। फर्स्ट दिया हुआ है Z1 - Z2 की वैल्यू दिया हुआ है 2, ठीक है, एक तरीके का इक्वेशन बना दिया है। Z1 + Z2/2 की वैल्यू दिया हुआ है Z3 - 2, ये बड़ा अजीब सा दिया है भाई, क्या है ये। अच्छा जी, तो हम देखते हैं और क्या दिया हुआ है कि A का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिया है आर्गन 3d6 4s2, आर्गन होता है 18, इसमें अगर 6 इलेक्ट्रॉन और इसमें 2 जोड़ोगे तो 20 + 6 26 हो गया। जी हाँ, मिल गया, Z1 की वैल्यू मिल गया 26, यानी कि ये हो गया हमारा आयरन, ठीक है, ये हो गया आयरन 26, ठीक है, ये हो गया हमारा आयरन = 26, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अब यहां पर रख दीजिए Z1 - Z2, यानी कि 26 - Z2 = 2, तो Z2 कितना हो जाएगा 24, मिल गया, Z2 भी हमारा मिल गया, यानी कि 24, यानी कि ये क्रोमियम हो गया, क्रोमियम = 24, ये हो गया एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन रख दीजिए, Z3 भी मिल जाएगा, आई थिंक 26 + 24/2 = Z3 - 2, 26 + 24 हो जाएगा 50/2 कितना हो जाएगा
25 Z3 कितना हो जाएगा 25 + 2 दैट इज 27, ठीक है। तो 27 हो जाएगा, यानी कि 27 आपका क्या हो जाएगा कोबाल्ट इज इक्वल टू 27। पहले तो हमने ये आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन सा किसका किसका क्या क्या एटॉमिक नंबर है। अब क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, मैग्नेटिक मोमेंट बता देते हैं हम लोग। जी हाँ, आयरन का क्या होगा आर्गन, ठीक है 3d6 4s2, ठीक है। क्रोमियम का क्या होगा भाई, क्रोमियम एक्सेप्शन होता है, क्रोमियम एक्सेप्शन होता है 3d5 4s1, ठीक है। और कोबाल्ट का क्या होगा आर्गन 27 3d7 4s2, ठीक है। अब इसमें भी पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट दिया हुआ है और फिर उसके बाद हमको क्या दिया हुआ है ऑप्शन दिया हुआ, ठीक है। बिल्कुल मत घबराइएगा, आराम आराम से देखिएगा, ठीक है। और थोड़ा सा हम इसको आगे ले जा रहे हैं, अगर आप समझ गए होंगे तो इसको आगे इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। हम लोग आगे थोड़ा स्पेस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें अगर हम लोग पहला पार्ट अगर देखते हैं, ठीक है ना, पहला पार्ट देखते हैं तो B+1 है, B+1 है यानी कि क्रोमियम +1। तो क्रोमियम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या बचेगा 3d5 में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना होगा 5। सेकंड इसमें उसके बाद A+2 है, यानी कि A+2 में से यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो क्या बचेगा 3d6, यानी कि n की वैल्यू 4 है, ठीक है। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन n मतलब। और C+2 यानी कि C+2 में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 3d5 है, ठीक है। 3d5 नहीं 3d7 हो जाएगा, 3d7 तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 3, तो 5 4 3, तो जिसका नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी ज्यादा होगा, यानी कि फर्स्ट पार्ट सही है हमारा, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट में आते हैं, जरा देखते हैं, है ना, A+3, ठीक है। A+3 का मैग्नेटिक मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा A+3 यानी कि इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, इसमें से एक यहां से निकालेंगे, एक यहां से निकालेंगे, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। और B+2 में एक यहां से निकालेंगे, एक यहां से निकालेंगे, तो n की वैल्यू हो जाएगी 4। और इसमें C सिर्फ C है, तो इसमें कितना होगा C में n की वैल्यू 3, तो 5 4 3 अगेन हमारा सेकंड क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यही होगा जिसका नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी ज्यादा होगा। थर्ड देख लेते हैं, थर्ड क्या बोला गया है BaC+2, B जो है, B में कितना है अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 यहां पर 5 यहां पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा n की वैल्यू 6, ठीक है। और A में n की वैल्यू यहां पर तो होगा नहीं, आयरन में सिर्फ इसमें 4 हो जाएगा, ठीक है। और C+2 में कितना हो जाएगा, यहां से निकालोगे तो इसमें n की वैल्यू 3 हो जाएगा, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा BaC+2, ठीक है। फोर्थ एक बार देख लेते हैं, तो फोर्थ क्या बोला जा रहा है, फोर्थ बोला जा रहा है B = A+3। B जो है, B में n की वैल्यू 6 है, अभी तो हमने देखा B में n की वैल्यू 6 है। A+3 में अगर यहां से हम लोग 2 निकालेंगे, एक यहां से निकालेंगे, तो यहां पर कितना हो जाएगा 5, तो B = A+3 बिल्कुल नहीं हो पाएगा साहब, तो ये फोर्थ वाला गलत हो जाएगा, यानी कि 1 2 और 3, ठीक है, ओनली, यानी A ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी था, ठीक है, हम लोग फिर से यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, पहले हमको इंफॉर्मेशन दिया था A के बारे में, ठीक है। यहाँ से हमने A का क्या निकाला, सबसे पहले हमने A के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था, तो A के बारे में हमने इंफॉर्मेशन दिया था, तो हमने A का एटॉमिक मास फिगर आउट किया, फिर A के इस इक्वेशन में रखा, तो यहाँ से हमने Z2 निकाल दिया, फिर इस इक्वेशन में रखा तो हमने Z3 निकाल दिया, फिर Z1 Z2 Z3 निकाल दिया, तो फिर उसका कॉन्फ़िगरेशन किया, उसको ABC माना और उसके हिसाब से हमने ऑप्शन चेक किया, तो 1 2 और 3 आया, ठीक है। तो इस तरीके से आप सिर्फ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ही चेक कर सकते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, और जिसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी ज्यादा हो जाएगा, तो ए ऑप्शन इज आवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। Hello everyone, welcome to the discussion of CPT 1 engineering section. चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 से। Which of the following has lowest pKa value? pKa का वैल्यू कम मतलब Ka का वैल्यू ज्यादा, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा।
तो आप देखिए जैसे ऑप्शन ए में हम लोग देखते हैं, मैं इनका कॉन्जुगेट बेस बना रहा हूं, ठीक है। एसिडिक H को निकाला और कार्बन है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये तीनों जो फिनाइल है ये क्या लगा रहे हैं, -M, तीनों फिनाइल -M लगा रहे हैं। बी में अगर मैं देखूं कॉन्जुगेट बेस बनाने के बाद 2 फिनाइल -M लगा रहे हैं, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 -M है, यहाँ पे 2 -M है, तो ऑब्वियसली विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा होता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, तो बी तो हो ही नहीं सकता है। सी और डी को देखते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन अगर देखें, ये होगा हमारा कार्बन है, यहां भी आप देख सकते हो 3 -M है। डी ऑप्शन को भी अगर देखें, यहां से कार्बन एन बनेगा, तो आप देख सकते हो ये भी -M, ये भी -M और ये भी -M। तो इफेक्टिवली अगर आप देखोगे आपको लग रहा होगा ACD में तो 3 -M ग्रुप है तो सेम होना चाहिए, सेम नहीं है एक्चुअली। यहाँ पे आप देख सकते हो सिग्मा बॉन्ड रोटेशन, ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड रोटेशन होगा, यहां भी आप देख सकते हो ये सिग्मा बॉन्ड रोटेशन होगा, लेकिन क्या यहां सिग्मा बॉन्ड रोटेशन पॉसिबल है, नहीं है, तो सबसे इफेक्टिव -M होगा डी में, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर डी है। 37 पे आते हैं। 37 में हमें बोला गया है one among the following compounds will not give effervescence with sodium bicarbonate, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ effervescence मतलब CO2 निकालने के लिए एसिड बेस रिएक्शन पॉसिबल होना चाहिए। देखो कोई भी एसिड अगर HA है ये तभी रिएक्शन करेगा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अगर H2CO3 plus Na बने, मतलब ये एसिड 1 और ये एसिड 2, तो हमें पता है कि एसिड बेस रिएक्शन तभी फॉरवर्ड जाता है अगर वो मूव करे स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ। एसिडिक स्ट्रेंथ ये होना चाहिए, मतलब हम बोल सकते हैं कि ऑल एसिड स्ट्रॉन्गर देन H2CO3 कैन रिएक्ट विद NaHCO3, ठीक है। तो यहाँ पे बस हमें यही चेक करना था कि विल नॉट गिव मतलब कौन H2CO3 से वीकर एसिड है, क्योंकि क्यों CO2 कैसे निकलेगा, आपको पता है कि ये जो H2CO3 है ये फर्दर ब्रेक हो सकता है H2 और CO2 में, तो हमारा CO2 बन ही रहे, सही है। अब देखो पहला ऑप्शन ए बेंजोइक एसिड बिल्कुल स्ट्रॉन्गर एसिड है H2CO3 के कंपैरिजन में। बी सल्फोनिक बेंजीन सल्फोनिक एसिड बिल्कुल स्ट्रॉन्गर एसिड है H2CO3 के कंपैरिजन में, लेकिन सी फिनॉल हमें पता है कि फिनॉल वीकर एसिड है, तो सी ही हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि डी पिक्रिक एसिड है, पिक्रिक स्ट्रॉन्गर होता है H2CO3 से, तो द करेक्ट आंसर है सी कैलकाटा। क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। हमें बोला गया है रैंक द फॉलोइंग एल्काइल रेडिकल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी, तो सबका स्टेबिलिटी चेक कर ही लेते हैं। ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है जिसमें स्पेसिफिकली अल्फा H है 1, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस फिनाइल का रेजोनेंस है, इसमें सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन है जिसमें अल्फा H 4 है, इसमें रेजोनेंस प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो जिनमें रेजोनेंस प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन है उनका मैं अल्फा H देख लेता हूं तो कंपेयर कर लूंगा इजीली। हाइपर कॉन्जुगेशन में इसका अल्फा H है 4, हाइपर कॉन्जुगेशन में इसका अल्फा H है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अच्छा, लेकिन नहीं इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन में अल्फा H चेक करने की एक्चुअली इनफैक्ट जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्लियर है, इट इज नॉट नेसेसरी। व्हाई, मैं आपको बता देता हूँ क्यों, क्योंकि बेंजीन के साथ रेजोनेंस है, तो बेंजीन के साथ जो कॉन्जुगेशन है वो ऑब्वियसली कॉन्जुगेशन ज्यादा है, दिस रेजोनेंस इज मोर इन कंपैरिजन टू दिस रेजोनेंस, ठीक है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रेडिकल है, यहाँ पे आप देख सकते हो कॉन्जुगेशन ज्यादा है, तो सीधा सीधी बात है 2 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन इन्होंने बोला है कि लीस्ट टू मोस्ट बोलना है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है बेसिकली, तो सबसे कम स्टेबल कौन है 1, उसके बाद 3, उसके बाद 4, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है 2, दिस शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, 1 3 4 2। तो आप लोग देख सकते हो 1 3 4 2 जो हमारा ऑप्शन है दैट इज सी कैलकाटा। आगे बढ़ते हैं 39 में हमें बोला गया है टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ 1,3 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, इसका स्टीरियो आइसोमर बताना है हमें, ठीक है। तो आप देखो ये मॉलिक्यूल जो है ये सिमेट्रिकल है प्लस इसमें 2 कायरल सेंटर हैं, तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स का फॉर्मूला इवन नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर्स के लिए होता है 2 to the power n-1 प्लस 2 to the power n/2-1, जहां पे n हमारा नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर है जिसका वैल्यू आप देख सकते हो 2 कायरल सेंटर मतलब 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर, तो 2 to the power 2-1 प्लस 2 to the power 2/2-1, यहां से 2 आ गया,
यहां से 1 आ गया तो आंसर हो जाएगा 3। तो 3 हमारा सी है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40 में हमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री। इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री किसमें किसमें, एक एक करके देखते हैं। पहले ऑप्शन ए में, तो इसमें अगर हमें बोला जाए प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, बिल्कुल है। अब अगर यहां से काटोगे तो आपको पता है कि यहाँ पे मिरर इमेज बन जाएगा, तो यस इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ऑप्शन बी में देखते हैं, यहाँ पे हमें बोला गया प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, बिल्कुल है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ से, ठीक है, ऑपोजिट साइड से, तो बिल्कुल प्लेन ऑफ सिमेट्री हमें मिल रहा है, तो इसमें भी होगा। सी ऑप्शन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो ये हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ऑल ऑफ दीज डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग आते हैं 41 पे। 41 में हमें बोला गया है द IUPAC नेम ऑफ, ये कंपाउंड का IUPAC नेम पूछा है। तो CH2C ऊपर है मिथाइल, C डबल बॉन्ड हो, O C2H5, तो C2H5 को मैं CH2CH3 भी लिख सकता हूँ। सही है, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं यही कंपाउंड है ना। यस, दिस इज द कंपाउंड। तो अब देखो, ये आप लोगों को पता ही है कि ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है, तो व्हेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी इंक्लूड दिस कार्बन। अब आपने ईस्टर के लिए पढ़ा होगा कि सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन से जो भी ग्रुप अटैच्ड है बाय डिफॉल्ट इट इज अ सब्स्टिट्यूएंट। इसको सबसे पहले लिखेंगे इथाइल, उसके बाद 2 पे क्या है, मिथाइल। वर्ड रूट 3 कार्बन मतलब प्रोप, सफिक्स प्राइमरी, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है मतलब इन, और फिर इसको इंक्लूड हमने किया है तो 1 पोजीशन पे OH आ जाएगा। ई के बाद वॉवल है तो ई हट जाएगा, तो हमारा नाम होगा मतलब इसका नाम होगा इथाइल 2 मिथाइल प्रोप 2 इनोएट, ठीक है। तो इथाइल 2 मिथाइल प्रोप 2 इनोएट होगा, एक 1 इनोएट भी आंसर है, वो तो नहीं हो सकता, तो ए इज द करेक्ट आंसर। 42 पे आते हैं। इस कंपाउंड का हमें IUPAC नेम बोला गया है, ये है हमारा कंपाउंड, ठीक है। तो अब देखो, हमें पता है कि अमाइड है और कीटोन है, तो आप लोगों ने प्रायोरिटी टेबल पढ़ा ही होगा IUPAC नोमेनक्लेचर में। अमाइड कीटोन से ऊपर रहता है, तो ये पैरेंट चेन फॉर्म करेगा और कीटोन क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। दिस विल बी ब्रोमोमिथाइल, ठीक है। कौन से पोजीशन पे, सेकंड पे। और 3 पे हमारे पास उन्होंने ऑक्सो यूज किया है, तो हम लोग भी ऑक्सो यूज करेंगे, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एज अ सब्स्टिट्यूएंट ऑक्सो वर्ड हम लोग यूज करते हैं। इसका सही IUPAC नेम हो जाएगा, पहले प्रीफिक्स 2 ब्रोमोमिथाइल, 3 ऑक्सो पेंटेनामाइड। ये कंटिन्यूएशन में लिखना था बट स्पेस नहीं है तो मैं इधर लिख रहा हूँ पेंटेनामाइड। तो 2 ब्रोमोमिथाइल, ठीक है, 2 ऑप्शंस में AD, उसके बाद 3 ऑक्सो, ये भी 2 ऑप्शन में है। पेंटेन कार्बोक्सिमाइड नहीं, पेंटेनामाइड होगा, डी सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 43 पे आते हैं। 43 में हमें बोला है कि ड्यूरिंग द कंप्लीट combustion of methane, that is CH4, what is the change in hybridization does the carbon atom undergo? तो आप लोगों ने ये सब पढ़ा होगा कि हाइड्रोकार्बन को जब एक्सेस ऑक्सीजन में हम लोग बर्न करते हैं तो हमें मिलता है x मोल्स ऑफ CO2 प्लस y/2 मोल्स ऑफ H2O, ये आपने पढ़ा होगा। तो इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज कर देंगे CH4 के लिए। CH4 में x का वैल्यू आप सबस्क्रिप्ट कार्बन का देख सकते हो 1, हाइड्रोजन का 4 हो जाएगा। CH4 1 प्लस 4/4 माने ट्वाइस O2, CO2 प्लस 4/2 मतलब ट्वाइस H2, तो मैंने कंप्लीट बैलेंस्ड रिएक्शन लिख दिया। लेकिन कार्बन का देखो आप, यहाँ पे क्या था, मीथेन, और यहाँ पे क्या है, CO2। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp3 4 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp 2 सिग्मा बॉन्ड, तो sp3 से sp बन चुका है, तो इट हैज चेंज फ्रॉम sp3 टू sp, तो हमारा सही आंसर ए ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट 44, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इन व्यू ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये हमें ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड दिया हुआ है और एक ट्रांस एल्कीन हमें दिया हुआ है। ऑड में आप लोगों को पता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होता है, तो इसके डाइपोल मोमेंट के बारे में, ठीक है, कमेंट करने बोला गया है कि व्हाट अबाउट इट्स डाइपोल मोमेंट, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो ऑप्शन में डाइपोल मोमेंट है और मॉलिक्यूल का प्लेनैरिटी। तो देखो पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, नॉन प्लेनर, ये प्लेनर होगा एक्चुअली, ठीक है, क्लियर है। ये आपने पढ़ा होगा, इसको क्यूमुलिन सिस्टम बोलते हैं, सक्सेसिव नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड्स, लेकिन ऑड नंबर में अगर होता है तो ये मॉलिक्यूल प्लेनर होता है, ठीक है। तो अब देखो, अब प्लेनर है तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, मतलब अब डाइपोल मोमेंट से हमें देखना है। तो डाइपोल मोमेंट की बात करें तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो रहा है, मतलब डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा,
0, तो हमारा आंसर क्या होगा? डी। चलो आगे बढ़ते हैं। 45, हाउ मेनी sp2 and sp hybridized carbon atoms are present respectively in the following compound? तो ये कंपाउंड और कुछ नहीं, बहुत ही पॉपुलर कंपाउंड है, बेंजाइन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेंजाइन। तो हमें इसमें बोला है कि कितना अपने पास sp2 और कितना sp है कार्बन एटम्स। तो आप देखो इन सब में तो आपको दिक्कत नहीं आया होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ ये कंपाउंड में एक्चुअली ये सारे तो sp2 होते ही हैं, क्योंकि इनमें सब में देखो 3 सिग्मा है, तो इसमें तो कोई डाउट आता ही नहीं है। ठीक है, हर किसी में देखो 3 सिग्मा है, sp2 है, डाउट इसमें आता है। तो इसमें मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। इसमें साइडवेज ओवरलैपिंग होता है रेडिकल्स के, जो एडिशनल पाई बॉन्ड है इस तरीके से। तो ये भी sp2 ही होता है, ये भी sp2 ही होता है। मतलब यहाँ पे 6 कार्बन sp2 है, 0 sp है। तो आंसर 60 दैट इज बी बॉम्बे हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग लास्ट आते हैं 45 के बाद इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 क्वेश्चंस थे, तो पहले 46 डील करते हैं। 46 में हमें ये 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन एक दिया है। ठीक है, Cl2H और हमें बोला है कि a mixture of all isomers possible from the monochlorination of the structure is subjected to fractional distillation. How many fractions will be obtained? ठीक है, कितने fractions? तो सीधा है, अगर मोनोक्लोरिनेशन की बात है तो मैं सीधा प्रोडक्ट बनाता हूँ। डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट, एक ये बन सकता है, एक ये बन सकता है, एक ये बन सकता है। तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे कैरल सेंटर है, यहाँ पे कैरल सेंटर है, तो एक आर फॉर्म एक एस फॉर्म, एक आर फॉर्म एक एस फॉर्म। लेकिन द पॉइंट इज एक फ्रैक्शन ये है। आपको ऐसा लग सकता है यहाँ पे तो 2 फ्रैक्शन होना चाहिए, लेकिन एक ही फ्रैक्शन होगा, क्योंकि ये आर और एस एक दूसरे के इनैंशियोमर्स हैं, एंड वी ऑलरेडी नो दैट इनैंशियोमर्स हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट। तो इसलिए दूसरा फ्रैक्शन हो गया, ये तीसरा फ्रैक्शन हो गया। तो इसका सही आंसर 3 हो जाए। चलो नेक्स्ट 47 पे आते हैं और लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक ए दिया है और एक बी दिया है, जिससे x और y का हमें वैल्यू निकालना है और लास्ट में x और y को एड अप कर देना है। ठीक है, चलो पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री पूछा है, तो इस कंपाउंड का प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगा? ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा x अभी लिखेंगे। एक तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आपका हॉराइजेंटल हो जाएगा, एक हो जाएगा वर्टिकल। ठीक है, एक मॉलिक्यूल के प्लेन से, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पूरा बेंजीन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो ये कंपाउंड कैसा है? प्लेनर। तो अगर मॉलिक्यूल प्लेनर है तो आप इमेजिन करो बेंजीन के बीच से आप, ठीक है क्लियर है, बेंजीन को ऐसे पकड़ो, उसके बीच से आप काटो, तो आधा हाफ ऊपर आधा हाफ नीचे, तो इसलिए एक मॉलिक्यूलर प्लेन से भी जाएगा। तो टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्रीज यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो x का वैल्यू आप लोग याद रखिएगा 3 है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वाला इधर ही कर देते हैं स्पेस। ये जो हमें 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोपेंटेन दिया हुआ है, इसमें बोला नंबर ऑफ मीजो आइसोमर। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है, ये सिमेट्रिकल है और आपको पता है इसमें 2 कैरल सेंटर हैं। इसका मीजो का जो फॉर्मूला होता था, ठीक है, इट इज 2 to the power n/2 - 1, जहाँ पे n आपका नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर होता है, जिसका वैल्यू हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे n का वैल्यू क्या है 2। तो सीधा फॉर्मूला पुट करते हैं, m विल बी 2 to the power 2/2 - 1, तो एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। तो हमारा जो y का वैल्यू है इट इज 1, तो x + y दैट इज 3 + 1 यहाँ पे आ जाएगा 4। इस बार हमारा आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, 48 जो है वो हमारा इंटीजर टाइप का, ये अच्छा क्वेश्चन है, सोचना है हमको। टाइम टेकन फॉर एन इलेक्ट्रॉन to complete 1 revolution in Bohr orbit of hydrogen atom in terms of its radius and quantum number n is x into pi square m r square nh. What is the value of x? x हमको बताना है, इसका आंसर इंटीजर में आएगा। ठीक है, अच्छा जी, तो अब हम लोग टाइम क्या होता है, बेसिकली टाइम होता है एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में टोटल डिस्टेंस। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, डिस्टेंस कितना चला 2πr चला एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, वेलोसिटी भी वही v जो आप समझ रहे हैं, वही r जो आप समझ रहे हैं। r क्या है? r आप समझ रहे हैं, r हमारा रेडियस है और v हमारा लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन का, जो इलेक्ट्रॉन हमारा इसके अराउंड, पॉजिटिव न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है। ठीक है, बोर मॉडल में।
तो R का वैल्यू हमको ये बोर मॉडल के हिसाब से चलना है, हमको R के टर्म्स में बताना भी है। अच्छा, ये हमने पढ़ा है MVR एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, ठीक है, ये हमारा पोस्टुलेट है बोर का। तो V क्या हो जाएगा, NH, यहां से V अगर हम लोग निकालेंगे तो NH अपॉन 2 पाई MR, ठीक है। अब ये V उठा करके हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो 2 पाई R की जगह रखेंगे, R की जगह तो R ही रख दीजिए क्योंकि R के टर्म्स में ही हमको क्वेश्चन ने दिया हुआ है, और यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी की जगह रख देंगे NH अपॉन 2 पाई MR, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, MR स्क्वायर अपॉन NH, ठीक है, बस हो गया। तो इसके टर्म में हमको ये दिया हुआ है पाई स्क्वायर MR स्क्वायर अपॉन NH, तो आगे का मल्टीपल 4 है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 4, ठीक है, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा 4, ठीक। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोला गया, कह रहा है कि हीलियम एंड नियॉन आर 4 AMU, इसका एटॉमिक मास दिया हुआ है, एंड 20 AMU द वैल्यू ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ हीलियम गैस एट -73 डिग्री सेंटीग्रेड एंड is capital M times of de Broglie wavelength of neon at 727 डिग्री सेंटीग्रेड, that is M की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, कैपिटल M अगर हमको बताना है तो हमको क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है लैम्डा हीलियम अपॉन लैम्डा नियॉन, ठीक है, ये हमको दिया हुआ है कैपिटल M, ठीक। अब हमको M बताना है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ बेसिकली क्या होता है H अपॉन MV, ठीक है। तो लैम्डा क्या होता है H अपॉन MV को हम लोग लिख सकते हैं √2KE इंटू M, ठीक है, आई बात समझ में। अब यहाँ पे हम लोगों को ये तो दिखा हुआ है, और इस टेम्परेचर का क्या रोल है भाई साहब, काइनेटिक एनर्जी हमको निकालने के लिए टेम्परेचर का कुछ तो रोल होना पड़ेगा। तो गैस की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 3/2 kT, ठीक है। तो टेम्परेचर जो है यहाँ पे क्या है केल्विन में लेना पड़ेगा, ऑब्वियसली केल्विन में ही लेना पड़ेगा, और मास जो है हीलियम और नियॉन का लेना पड़ेगा। तो T1 जो दिया हुआ है उस मतलब T1 यानी कि हीलियम का हम लोग यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, T हीलियम -73 डिग्री प्लस 273, ये हो जाएगा 200 केल्विन, और T नियॉन क्या हो जाएगा, T नियॉन क्या हो जाएगा भाई साहब 727 प्लस 273, ये हो जाएगा आपका 1000 केल्विन, ठीक है, हमको केल्विन में चाहिए। अब यहाँ पे ना इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं लैम्डा हीलियम H अपॉन √3/2, ठीक है, KT, K इंटू T की जगह लिखेंगे 200, प्यार से करेंगे, ठीक है, इंटू मोलर मास ऑफ हीलियम कितना है 4 अपॉन H अपॉन रूट में 3/2 K इंटू 1000 इंटू हीलियम नियॉन का कितना है 20, और ये दिया हुआ है कैपिटल M से, H से H खत्म, 3/2 K से 3/2 खत्म, तो ये ऊपर में क्या आ जाएगा 20, ठीक है, इंटू 1000 अपॉन 200 इंटू 4, ये हो जाएगा प्यार से हमारा कितना 5 टाइम्स, और ये हो जाएगा 5 टाइम्स, ठीक है, 5 5 जा 25 का रूट कितना होगा 5, ठीक है, तो हो जाएगा हमारा 5, यानी आंसर हमारा 5 आ जाएगा, ठीक है, M की वैल्यू समझ में आ गया, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है, दैट इज अवर लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला है, हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, C सॉलिड प्लस CO2 गैस, ठीक है, रिवर्सिबल टू CO गैस, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है इक्विलिब्रियम प्रेशर 16 atm, ठीक है, 60% CO2 रिएक्ट कर रहा है, तो T = 0 पे इसका कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि सॉलिड होता है, ठीक है। इसका मान लेते हैं इनिशियल प्रेशर P0 है, इसका 0 है, T = इक्विलिब्रियम पे इसको कंसीडर नहीं करेंगे, इसका मान लेते हैं P0 माइनस P0 अल्फा, यहाँ पे हो जाएगा 2P0 अल्फा, ठीक है। अब क्या होगा भाई, हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है P टोटल 16, दैट इज P0 माइनस P0 अल्फा प्लस 2P0 अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा P0 प्लस P0 अल्फा, अल्फा की वैल्यू दिया हुआ है 60% यानी कि 0.6, ठीक है, तो यहाँ पे 0.6 हो जाएगा इज इक्वल टू 16, तो P0 कॉमन ले लीजिए 1.6 इज इक्वल टू 16, डेटा उसी हिसाब से दिया हुआ है, P0 की वैल्यू 10 atm, ठीक है।
हमारा इनिशियल प्रेशर निकल गया। अब क्या करेंगे भाई साहब, अब इन दोनों का हम लोग इक्विलिब्रियम पे प्रेशर निकालेंगे और फिर उसको हम लोग Kp में पुट कर देंगे। तो अब हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ CO अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 P नॉट अल्फा, क्योंकि P नॉट अल्फा के लिए ही हम लोग रुके थे, P नॉट के लिए रुके थे। तो क्या हो जाएगा 2 × 10 × 0.6, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 6 × 2 12 ATM, ठीक है। और PCO2 कितना हो जाएगा भाई, P नॉट माइनस P नॉट अल्फा, ठीक है। P नॉट कितना है 10 - 10 × 0.6, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 6 × 6 10 - 6 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो Kp क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर यानी कि PCO का स्क्वायर, ठीक है, इक्विलिब्रियम पर। और PCO2, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 × 12, ठीक है ना, 12 ATM है यहाँ पे, और यहाँ पे 4 है तो ये हो जाएगा 3। तो ये Kp हो जाएगा हमारा इस रिएक्शन का 36, ठीक है। तो आंसर इज अवर 36, ठीक है। तो ये हो गया। इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं, और ये हमारा पूरा का पूरा इंटीजर टाइप भी डिस्कशन हो गया। क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हमको एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करना होता है, वो हम लोगों को देखना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है कि आपको लीनियर कॉन्सेप्ट ना मिले, लेकिन उसको आपको दूसरे चैप्टर से भी कनेक्ट करके सोचना पड़ेगा, बिकॉज जेई के क्वेश्चंस, जेई मेंस के क्वेश्चन या जेई एडवांस के क्वेश्चन इसी तरह पैटर्न पे बनाए जाते हैं, और इस तरीके से हमको सोचना पड़ेगा। थोड़ा सा हमको अपने माइंड को डिफरेंट तरीके से सोचना पड़ेगा। ये जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया ये डिफिकल्ट नहीं है, ये डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिफिकल्ट क्वेश्चंस एंड डिफरेंट क्वेश्चंस। तो ये डिफरेंट क्वेश्चंस है, मतलब थोड़ा सा आपको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो विद दिस वी कम टू द कंक्लूजन ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस पेपर। मेरे हिसाब से ये पेपर आपको फेयरली थोड़े अच्छे स्टैंडर्ड का लगा होगा और आपने बहुत अच्छे से दिया होगा। बाकी एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। और ये हमारा डिस्कशन खत्म हुआ। आंसर मैच करिए और खुश रहिए। थैंक यू।